डियर स्टूडेंट, हम लोग पृथ्वी पर बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन ज्योग्राफी में कर रहे हैं। उसकी आज चौथी कड़ी है और आज हम लोग देखेंगे कि भूमिगत जल के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो भूमिगत जल से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं ये तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे भूमिगत जल होता क्या। तो भूमिगत जल का अर्थ ये हुआ कि भूमि के अंदर जो जल है, जमीन के अंदर जो जल है, उसी को हम लोग भूमिगत जल या आधा जल यानी अंडरग्राउंड वाटर या इनलैंड वाटर के नाम से जानते हैं। सीधी सी बात। अब यहाँ पर एक तकनीकी बात आपको जाननी होगी, थोड़ा विस्तार में बताना चाहते हैं कि भूमि के अंदर कहाँ तक जल रहता है। ये भी एक सोचने वाली बात है। क्या ऊपर से लेके एकदम करोड़ तक रहता है जल? आप हाँ और ना में जवाब दें। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो जो भूमि के अंदर जल रहता है वो आपको क्रस्ट के अंदर, जो क्रस्ट ऊपरी परत है, उसी में रहता है और उसमें भी हर स्थानों पर उसकी गहराई में अंतर पाया जाता है। क्रस्ट की गहराई मोटे तौर पर 100 किलोमीटर हम लोग मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में जो है वो हर जगह पर कम और अधिक पाई जाती है। तो उसी तरीके से भूमिगत जल भी कम या अधिक पाई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, भूमि के अंदर संरचना किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करता है। अगर भूमि के अंदर संरचना जो है वो पथरीला है कुछ दूर तक, उस पत्थर के ऊपर ही जल रहेगा भूमिगत जल। ये भी हो सकता है कि वो पत्थर के बाद भी स्थल खंड हो तो उसके बाद भी उसमें जल रह सकता है। अंदर की संरचना कैसी है ये कोई नहीं जानता। अंदर की संरचना कैसी है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना निर्धारित है कि जो क्रस्ट है, जो भूपरपट्टी है, उसी के अंदर स्थित जल को हम आधा जल या भूमिगत जल या अंडरग्राउंड या इनलैंड वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ जल पहुँचता कैसे। क्या पूर्व से प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो इसका भी जवाब नहीं है, बल्कि इसका जो मुख्य स्रोत है इस अंडरग्राउंड वाटर का या इनलैंड वाटर का, वो वर्षा का जल, रेनी वाटर, मुख्य स्रोत। तो वर्षा का जल कैसे? तो जब बारिश होती है तो जो वृक्ष लगे रहते हैं इस धरती पर, तो उस वृक्ष के जड़ बहुत अंदर तक जाते हैं और जड़ के चारों तरफ की जो मिट्टियां होती हैं वो खुलकी हो जाती है, यानी ढीली हो जाती है। इस वजह से जब बारिश होती है तो पौधों के जड़ के माध्यम से वो वर्षा का जल भूमिगत जल में परिणत हो जाता है। इसीलिए कहा यह जाता है कि जहाँ पर पादप नहीं है, पौधे नहीं हैं, वहाँ पर भूमिगत जल घटता जाता है, क्योंकि वो रिचार्ज नहीं हो पाता। और भूमिगत जल के जो स्रोत हैं, जो अन्य स्रोत हैं, उसमें हिम यानी जो बर्फ होता है वो भी रिस कर करके अंदर जाता है। झील, महासागर इससे भी रिस करके अंदर जाता है, लेकिन इसकी उतनी मात्रा नहीं होती है जितनी मात्रा वर्षा जल की है, और इसकी भी संरचना अलग जगह पर अलग अलग है। तो इस प्रकार से भूमिगत जल के मुख्य स्रोत आपका वर्षा जल हो गया और अन्य स्रोत में हिम, झील, महासागर है। तो भूमि के अंदर तो जल हर जगह है, लेकिन भूमिगत जल से स्थलाकृति का निर्माण का एक अलग क्षेत्र हो, और इसका आदर्श क्षेत्र चूना प्रधान क्षेत्र माना जाता है। यानी लाइमस्टोन एरिया जो है वहाँ भूमिगत जल के माध्यम से अच्छे प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, और बाकी जहाँ पर चूना प्रधान क्षेत्र नहीं है वहाँ स्थलाकृतियों का उस पैमाने पे निर्माण नहीं होता है कि वो अध्ययन का विषय।
इसलिए जब भूमिगत जल से बने स्थलाकृतियों का अध्ययन का प्रश्न होता है तो मुख्य रूप से हम लोग चूना प्रधान क्षेत्र में बने स्थलाकृतियों का में करते हैं। और चूना प्रधान क्षेत्र का एक विशेष नामकरण दिया गया है, कार्स्ट क्षेत्र। और कार्स्ट क्षेत्र की वजह से कभी कभी हम कार्स्ट लैंडफॉर्म या कार्स्ट स्थलाकृतियां शब्द का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि भूमिगत जल से स्थलाकृति सिर्फ चूना प्रधान क्षेत्र में ही बनता है और चूना प्रधान क्षेत्र को कार्स्ट क्षेत्र बोलते हैं, इसलिए हम लोग कार्स्ट स्थलाकृतियां या कार्स्ट लैंडफॉर्म भी कहते हैं। अब ये नामकरण जो कास्ट एरिया या कास्ट क्षेत्र पड़ा, कैसे पड़ा? तो इसका आदर्श रूप पूरे इस पृथ्वी पर एक जगह बहुत अच्छा है, और वो जगह कौन है? तो यूरोप महादेश में यूगोस्लाविया एक देश हुआ करता था, अब वो 5-6 भागों में बढ़ गया है। अब यूगोस्लाविया नाम का देश इस मानचित्र पर नहीं है, और मैंने आपको पूर्व की क्लास में भी इसको स्पष्ट किया है। तो यूगोस्लाविया के पश्चिमी तट पर और दूसरी ओर एड्रियाटिक सागर है। तो एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट का जो भूभाग है वो भूभाग चूना प्रधान है, और चूना प्रधान को वहाँ के लैंग्वेज में कास्ट एरिया बोला जाता है। और विश्व में सबसे आदर्श स्थलाकृतियां भूमिगत जल से जो बनी हैं वो उसी क्षेत्र में बनती है। इसीलिए हम उस आदर्श रूप के कारण इसका नामकरण कास्ट एरिया या कास्ट स्थलाकृतियां या कास्ट लैंडफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो भूमिगत जल से बनी स्थलाकृतियों में इतना भूमिका के रूप में आपको बातें जान लेनी पड़ेगी, जो हमने बताया आपको। अब अन्य तरह से इसमें भी अपरदनात्मक काम होता है, इसमें भी निक्षेपात्मक काम होता है, इसमें भी अन्य जो एक बीच वाला परिवहन का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशंस का, उसमें भी होता है। तो सबसे पहले अपरदनात्मक देखेंगे कि अपरदन में कौन कौन सा होता है। तो ये हुआ लैपिस, पहला स्थलाकृति। ठीक है? तो मैदानी क्षेत्रों में जो चूना प्रधान का मैदानी क्षेत्र है, जो मैदानी भाग है, तो इस भाग में जब जल का वहन होगा, जब जल का परिवहन होगा, यानी जल बहेगा, तो इसके परिणाम स्वरूप, बहने के परिणाम स्वरूप उबड़ खाबड़ आकृतियां बन जाएगी, और यही उबड़ खाबड़ आकृतियां क्या कहलाएंगी? लैपिस। इसको और विस्तार से ऐसे समझ सकते हैं, चूना प्रधान क्षेत्र है, मैदानी इलाका, और वर्षा हो रही है या फिर वर्षा के जल का बहाव हो रहा है, तो जो चूना प्रधान क्षेत्र भी है ना, उसकी मिट्टी में भी अंतर पाया जाता है। कुछ भाग जो है वो ज़्यादा कठोर होंगे, कुछ भाग जो है ज़्यादा मुलायम होंगे। तो जो वर्षा का जल बहेगा तो वो क्या करेगा? जो मुलायम क्षेत्र है उसका अपरदन कर देगा, इरोजन कर देगा। जो कड़ा क्षेत्र है उसका नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो उबड़ खाबड़ बन जाएगा और उस पर पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप नंगे पैर उस पर नहीं चल सकते। तो ऐसी स्थलाकृति जब बन जाएगी चूना प्रधान क्षेत्र में, जिसमें पतली पतली नलिकाएं हो, कहीं कहीं पर गड्ढा हो, कहीं कहीं पर पत्थर निकला हुआ हो, तो इस अल्प मात्रा में भूमि के ऊपरी भागों में जो समतलता में असमानता उत्पन्न हो जा रही है, जिसके कारण से पैदल चलना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थलाकृति को ही लैपिस बोलते हैं। क्लियर? अब दूसरा है गोल रंग। ठीक है? तो अब सिंक होल, तो अब पानी बह रहा है। ठीक है? तो पानी बह रहा है, मान लिया जाए यहां से पानी बह रहा है, ये पानी का बहाव है, पानी का बहाव, और किस तरफ है? इस तरफ है।
अब यहाँ पर भूमि जो है वो कमजोर नहीं, तो क्या हुआ, ये पानी जो है वो यहाँ से घुस गया अंदर। तो ये जो कीपनुमा आकृति बन गई, ये जो कीपनुमा आकृति बन गई है, इसी कीपनुमा आकृति को हम लोग घोल रंध्र या सिंक होल बोलते हैं। बात समझ में आई? मैदानी भाग है, लेकिन कहीं पर इस प्रकार का चूना पत्थर है कि वो घुल कर करके अंदर तक चला गया, अंदर में खाली जगह हुई और कीप की आकृति वहां पर बन गई, जिससे पानी जो है टपक टपक के नीचे की ओर जा रहा है। ये तो इरोजन किया, ऊपर के चूना प्रधान क्षेत्र को हटा दिया और आकृति कीपनुमा हो गई। तो इसी कीपनुमा आकृति को सिंक होल या होल रंध्र के नाम से जानते हैं। क्लियर? हाँ, ठीक है। तो ये जो सिंक होल बना है ना, अंदर से तो ये आबादी बसने के बाद ये ऐसा धंस गया है, ठीक है, ये धंस गया है, ये चूना प्रधान का इलाका नहीं है। इसके पीछे क्लास खत्म कर लेंगे तो इसके बारे में बहुत बड़ी बात बता देंगे आपको, आप दिखला देंगे, याद करवाइए, क्योंकि आपने पुरातात्विक प्रमाण दे दिया, एविडेंस दे दिया बहुत, तो इसकी बात को जानिएगा। अब दूसरा है डोलाइन, तो इसमें ये है कि बहुत सारा घोल रंग, ये घोल रंग हो गया। अब ये दोनों क्या हो गया, तो सिंक होल। अब ये दोनों सिंक होल क्या हो गया, आपस में मिल गया, पॉजिटिव होल। तब क्या हो गया, एक बड़ा जो है वो सिंक होल बन गया। तो दो मिल गया तब तो बड़ा सिंक होल बन गया। तो ये बड़ा जो सिंक होल बना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डोलाइन। देखिए इसका जो होगा वो 7 सेंटीमीटर से 1 मीटर का एरिया होगा, इसका सिंक होल, ये आपके मटेरियल्स में लिखा हुआ। इसका मतलब कि दो मिल कर करके 1 मीटर से बड़ा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, डोलाइन। ठीक है। अब देखिए कि बहुत सारे डोलाइन, यानी आप दो ही का एग्जांपल लीजिए। ये आपस में जो है वो मिल जाते हैं, तब क्या बनता है, इससे बड़ी आकृति बनेगी और उसको क्या बोलेंगे, युवा। सब एक दूसरे से लिंक। अब देखिए जामा क्या है, तो जामा है छोटे आकार का युवाला अगर बनेगा, छोटे आकार का अगर युवाला बनेगा तो इस छोटे आकार के युवाला को जामा बोलेंगे। अब इसमें जो ज्योग्राफिस्ट होते हैं वो निकालते हैं कहाँ से, गोल रंग से, कि 7 मीटर से लेकर के 7 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर। तो उस हिसाब से युवाला को निकालेंगे। अब युवाला का एक माप निकल जाएगा कि भाई 10 मीटर तक होगा, मान लिया, एक एवरेज निकाल लिया। तो 10 मीटर से छोटा का अगर युवाला बना हुआ होगा उसको ये क्या बोल देगा, जामा। अब देखिए कि ये फोल्जे जो है वो क्या है कि ये डोलाइन का, जो डोलाइन बना, जो बहुत सारा सिंक होल से मिल करके बना, तो डोलाइन का जो बृहद रूप है वो फोल्जे कहलाता है। और ये 40 से 50 किलोमीटर तक होता है गड्ढा, यानी बड़े आकार का युवाला ये डोलाइन जो है वो क्या कहलाएगा, फोल्ज। तो एक हिसाब से आप देखिए कि होल रंध्र से लेकर करके फोल्जे तक का जो स्थलाकृति बन रही है वो एक्चुअली में घोल रंध्र ही है।
लेकिन आकार के आधार पे उसके नामकरण में परिवर्तन हो जाता है। तो कहीं कहीं पर इसको एक ही नाम से पढ़ा दिया जाता है, जो गलत है। आपको बाइफिकेट करके पढ़ाया गया तो आप पूरी बात समझिए। अब देखिए बाकी बचा दो। तो एक है जो है वो कंदरा, ठीक है, कैवर्न्स। तो ये भूमि के अंदर, माने ऊपर में भूमि रहेगी और इसके अंदर जो खाली स्थान आपको मिलेगा उसी को कंदरा बोलेंगे, उसी को कैवर्न बोलेंगे। अभी कैसे हो जाता है ये समझने की जरूरत है। तो घोल रंध्र ऊपर से पानी टपका रहा है, या बहुत सारा युवाला है, डोलाइन है, कोई भी पानी उससे जा रहा है। इसमें स्थिति ये होती है ना कि नदियां इसमें विलीन हो जाती हैं। अगर कोई युवाला या डोलाइन में आकर के नदी गिर रही है तो फिर वो नदी ऊपर उठ करके आगे नहीं बहेगी, फिर वो विलीन हो जाएगी, अंदर में कहाँ जा रही है पता नहीं। अब इसी कारण से मान लिया नदी ने आंतरिक भाग में अपरदन ज्यादा कर दिया और ऊपर वाला भाग जो है अपरदित नहीं हुआ, तो नीचे में क्या हो जाएगा, खोल हो जाएगा। तो उसी खोल को कंदरा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है कास्ट घाटी या वैली, तो मान लिया जाए ये तो जितना आपने पढ़ा वो सब मैदानी क्षेत्र में पढ़ा, तो कास्ट एरिया में पर्वतीय भाग भी तो होगा। तो पर्वतीय भाग भी जो होगा उसकी चट्टाने मैदानी भाग वाले, जैसे हम लोग का यहाँ का जो हिमालय पर्वत है उसकी चट्टानों से अलग होगा। हम लोग के यहाँ हिमालय में क्या है, ग्रेनाइट और बेसल्ट चट्टान पाई जा रही है। यानी भूपृष्ठ में के निर्माण में जिस ग्रेनाइट या बेसाल्ट चट्टान का भूमिका है, वही क्रस्ट में ऊपर उठ गया, तो इसलिए वो बेसाल्ट या ग्रेनाइट चट्टान है, तो ये कठोर चट्टान है। लेकिन जो कास्ट एरिया का पर्वत होगा उस पर्वत के चट्टान कठोर नहीं होंगे। तो ऐसे में वहाँ नदियाँ अगर बह रही हैं तो वो नदियाँ जो हैं वो पार्श्व अपरदन और तली अपरदन दोनों करेंगी, जैसे ग्लेशियर कर रही है। तो यहाँ घाटी का निर्माण करेगी और यहाँ भी यू आकार की घाटी बनेगी। कैसा? तो कल के क्लास में भी आपको हमने बता दिया था कि ग्लेशियर से भी यू आकार की घाटी बनता है और चुना प्रधान क्षेत्र या कास्ट एरिया में भी यू आकार की घाटी बनती है। तो समझ करके अगर आपने पढ़ा था, आपको आठों का आठों जो स्थलाकृतियां है वो समझ में। अब देखिए ये तो अपने जगह पर इम्पोर्टेंट है ही है, पूछता ही है, ऐसा बात नहीं कर सकती नहीं पूछता है। लेकिन कास्ट क्षेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट स्थलाकृति जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो इसका डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म है, यानी निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियां हैं उससे पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये ऊपरी भाग जो है, आप मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा स्थल खंड है, यानी आप इसको भूपर्पट्टी मान लीजिए। क्रस्ट, ठीक है। अब इसमें जो है वो पानी बह रहा है ऊपर में, और यहाँ पर भूमि जो है वो श्रिंक होल बन गया, यानी घोल रंध्र बन गया। तो पानी जो है वो इस घोल रंध्र में ऐसे ऐसे अंदर आएगा, ठीक है ना। अब आएगा तो पानी का जो भाग है वो नीचे गिर करके ऐसे हो जाएगा, लेकिन इस पानी के साथ चूना भी मिला हुआ है। तो चूना क्या हो जाएगा, ये चूना जो है सूख जाएगा, और चूना सूख करके जम जाएगा। तो ऊपर से घोल रंध्र में चूना नीचे लटका हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये जो लटकी हुई स्थलाकृतियां है ना, इसी को स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए दूसरा क्या है, स्टेलेग्माइट।
ये क्या है, ये भी इसी से रिलेटेड है। आपका ये बना, यहाँ पर जल आ रहा है, इस तरफ से जल आ रहा है, और जल गिर करके जो है ऊपर से गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो नीचे भी तो वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन होगा, बाकी जल बह गया यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो है वो जिस तरीके से वाष्पीकरण ऊपर में हुआ था उसी प्रकार से वाष्पीकरण नीचे में हो, और नीचे में चूना जम करके ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो इस प्रकार की स्थलाकृतियां को स्टेलेग्माइट बोलेंगे। और गंधरा स्तंभ, ये केव पिलर भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसी स्थलाकृति। वो कैसे, वो देख लीजिएगा कि यहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ से पानी बह रहा है, ये स्विमिंग पूल है। अब देखिए कि पानी गिर रहा है, ये गिरा, अब स्टेलेक्टाइट भी बन गया है ऊपर में, ये स्टेलेक्टाइट की आकृति बन गई, नीचे से स्टेलेग्माइट की आकृति बन रही है। एक समय आएगा कि वाष्पीकरण से स्टेलेक्टाइट अपनी आकृति बढ़ाता रहेगा। एक समय क्या आएगा कि दोनों आपस में मिल जाएगा। तो मिल जाएगा तो क्या रहेगा, ना ये स्टेलेक्टाइट रहेगा, ना ये स्टेलेग्माइट रहेगा, ये एक नई भू आकृति बन जाएगी। तो स्टेलेक्टाइट वाष्पीकरण से जब बड़े होते हैं, बढ़ के आपस में मिल जाते हैं, तो मिले हुए स्थलाकृति को ही हम लोग केव पिलर या गंधरा स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो इतनी सी बातें आपको पढ़नी थी किसमें, तो भूमिगत जल से। बाकी तो और बच गए हैं, तो उसको कल के क्लास में या आने वाले क्लासों में हम लोग खत्म करेंगे। थैंक यू।